बेटियाटिस के पास खबर आती है कि मजिस्ट्रेट को किसी ने बंदी बना लिया है। इसीलिए बेटियाटिस मजिस्ट्रेट की पत्नी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अभी अपने लोगों को लेकर मजिस्ट्रेट को ढूंढने के लिए जाता हूँ। जबकि इधर असुर सोलोनियस के पास आकर कहता है कि बेटियाटिस ने मजिस्ट्रेट को बंदी बना रखा है। अगर तुम मजिस्ट्रेट की जान बचा लेते हो तो तुम राजनीति में उतर सकते हो, पर मुझे भी एक ऊंचा ओहदा चाहिए। जिस पर सोलोनियस कहता है कि मुझे फौरन वहाँ ले चलो। और इधर स्पार्टकस को जब होश आता है तो वो देखता है कि इसके बगल में वही टांगे वाला नेता होता है जो इसकी पत्नी को लेकर आया था। तभी स्पार्टकस इसके जख्म चेक करता है और इससे पूछने लगता है कि मेरी पत्नी को किसने मरवाया था। जिस पर ये कहता है कि हम पर हमला हुआ था, लेकिन स्पार्टकस कहता है कि तेरी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं है, बता किसने मेरी बीवी को मरवाने की साजिश रची है। और फिर अपनी जान बचाने के लिए ये टांगे वाला बता देता है कि बेटियाटिस ने, और तभी स्पार्टकस इसे मार देता है। जबकि इधर असुर सोलोनियस को मजिस्ट्रेट के पास ले आता है और सोलोनियस फौरन मजिस्ट्रेट को खोलने लगता है, पर मजिस्ट्रेट का गला पहले से ही कटा होता है। तभी यहाँ पर बेटियाटिस भी मजिस्ट्रेट के लड़के के साथ आ जाता है और सिपाहियों से कहता है कि सोलोनियस को फौरन गिरफ्तार कर लो, इसने ही मजिस्ट्रेट को मारा है। और फिर ये मजिस्ट्रेट के बेटे से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पिता की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। और इस तरह बेटियाटिस ने बड़ी ही चालाकी से अपने दोनों ही दुश्मनों का एक साथ काम तमाम कर दिया। और फिर घर आने के बाद बेटियाटिस असुर से कहता है कि मुझे पता था कि तुम सोलोनियस को टाइम पर जरूर ले आओगे, अच्छा काम किया। पर अब स्पार्टकस बेटियाटिस को अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बेटियाटिस सोलोनियस को मौत की सजा देने के लिए उसे एरिना में उतारता है और इसका सामना होता है स्पार्टकस से, मतलब सोलोनियस की मौत तो पक्की है। मुकाबला शुरू होते ही सोलोनियस स्पार्टकस से लड़ने की कोशिश करता है, पर स्पार्टकस इसे बड़ी ही बेरहमी के साथ एक ही झटके में निपटा देता है। और जब इसके गले पर तलवार रखता है तो सोलोनियस कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बेटियाटिस है। जिस पर स्पार्टकस कहता है कि मैं जानता हूँ। और फिर तभी स्पार्टकस इसका सर धड़ से अलग कर देता है और सबको लगता है कि मजिस्ट्रेट की मौत का बदला ले लिया गया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि असुर बेटियाटिस से कहता है कि मुझे नीविया चाहिए, जिस पर बेटियाटिस कहता है क्यों नहीं ले लो। और फिर जल्दी ही असुर नीविया को अपने कमरे में ले जाता है और इससे कहता है कि आज की रात तुम मेरे साथ ही बिताओगी। ये सब असुर क्रैक्सिस से बदला लेने के लिए कर रहा है। और जब लुक्रेसिया को ये सब पता चलता है तो वो बेटियाटिस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरी गुलाम नीविया को उस 2 कौड़ी के असुर को कैसे दे दिया। जिस पर बेटियाटिस कहता है कि हमारे दिन पलटने वाले हैं और तुम्हें उस गुलाम की पड़ी है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बेटियाटिस अपने घर में जश्न की तैयारियां करता है और स्पार्टकस को बुलाकर कहता है कि तैयार रहना, आज हमारे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं और खास तौर पर तुम अपने गुस्से पर काबू रखना। तभी स्पार्टकस देखता है कि यहाँ पर वारू की पत्नी भी होती है। जिस पर बेटियाटिस बताता है कि इसे पैसों की जरूरत थी, मैंने इसे काम पर रख लिया। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेहमान आता है वो कोई और नहीं बल्कि ग्लेबर होता है। इसी ने स्पार्टकस को गुलाम बनाकर बेटियाटिस को बेचा था और स्पार्टकस की पत्नी को इसने एक व्यापारी को बेच दिया था। और फिर इधर हम देखते हैं कि नीविया आकर क्रैक्सिस से कहती है कि अब हम और नहीं मिल सकते क्योंकि मालिक ने मुझे किसी और को सौंप दिया है। जिस पर क्रैक्सिस पूरी बात समझ जाता है और इससे पूछता है कि कौन है वो कमीना। पर नीविया इसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से चली जाती है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। और इधर बेटियाटिस ग्लेबर की मेहमान नवाजी करते हुए कहता है कि आज हाउस ऑफ बेटियाटिस का नाम पूरे रोम में मशहूर है। अगर तुम मुझे रोम की राजनीति में शामिल करवाते हो तो एरिना में मेरे ग्लेडिएटर की शोहरत से तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। जिस पर ग्लेबर कहता है कि मैंने सुना है कि जिस गुलाम स्पार्टकस को मैंने तुम्हें बेचा था आज वो पूरे रोम का चहेता बना हुआ है, पर जब मैंने तुम्हें उसे दिया था तो वो एक जानवर था। चलो देखते हैं कि तुमने उसे कितना काबू किया है। अपने सभी ग्लेडिएटर को बुलाओ। और फिर ग्लेडिएटर के आने के बाद ग्लेबर स्पार्टकस के पास आता है और उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुमने इसे कितना ट्रेन किया है। और फिर इसीलिए ग्लेबर स्पार्टकस को अपने 2 सिपाहियों से लड़वाता है, पर स्पार्टकस इन दोनों ही रोमन सिपाहियों को अपनी लकड़ी की तलवार से बड़ी ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद ग्लेबर अपने 4 आदमियों को स्पार्टकस से लड़वाता है। बेटियाटिस कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर तभी सिपाही स्पार्टकस पर हमला कर देते हैं, पर स्पार्टकस इन 4 सिपाहियों से अकेला ही लड़ने लगता है और कुछ चुनौतियों के बाद वो इन 4 को भी आसानी से हरा देता है। और ये ग्लेबर और बेटियाटिस का गुस्सा भी इन सिपाहियों पर ही उतार देता है। तभी ग्लेबर कहता है बहुत अच्छे, तुमने इसे काफी बदल दिया है, चलो अब इसकी वफादारी चेक करते हैं। इसीलिए ये स्पार्टकस से अपने सामने घुटने टेकने को कहता है और फिर
स्पार्टकस भी मौके की नजाकत को समझते हुए ग्लेबर के आगे अपने घुटने टेक देता है। पर तभी असुर नेविया को छूने लगता है, जिसे देखकर क्रैक्सिस अपना आपा खो देता है और ये असुर को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि यही वो आदमी है जिसे नेविया को सौंपा है। पर अब असुर भी सबको बता देता है कि क्रैक्सिस और नेविया एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। और फिर ये तमाशा देखने के बाद ग्लेबर बेटियाटिस से कहता है कि तुम अपने ग्लेडिएटर को ही काबू नहीं कर पा रहे तो रोम को क्या संभालोगे, इसीलिए ये अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी बेटियाटिस कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने हमारे घर पर एक रोमन अधिकारी की पत्नी को मारा था, जिसका सबूत अभी भी हमारे पास है, इसीलिए अब तुम्हें मुझे रोम की राजनीति में शामिल करना ही होगा। इसीलिए ग्लेबर अपनी पत्नी लेथिया को गुस्से में एक रैपट मारता है और यहाँ से इसे छोड़कर चला जाता है। और इधर लुक्रेसिया अब गुस्से में नेविया को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है और इससे कहती है कि मैंने तुझे पाला पोसा और तूने मेरे ही जज्बातों का गला घोटा, बता मुझे कब से मेरी पीठ के पीछे ये गुल खिला रही है। और फिर हम देखते हैं कि बेटियाटिस क्रैक्सिस को बीच अखाड़े में खड़ा करके डॉक्टर से इस पर कोड़े पड़वाता है और सभी ग्लेडिएटर से कहता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, इसीलिए आज के बाद तुम सबके साथ वही गुलामों जैसा सलूक किया जाएगा। और डॉक्टर भी लगातार कोड़े मारकर क्रैक्सिस की पीठ को छलनी कर देता है और फिर तभी इसके सामने ये नेविया को भेजते हैं कि आखिरी बार इसे देख लो, क्योंकि इसे अब गुलामों में बेचा जाएगा। इसके बाद बेटियाटिस के सिपाही इन सभी ग्लेडिएटर को गुलामों की तरह उनके पिंजरों में बंद कर देते हैं, जिससे बाकी ग्लेडिएटर भी कहते हैं कि इन्होंने हमें जानवर समझ रखा है। और ये दोनों भाई कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी स्पार्टकस कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, किल देम ऑल। बस यही तो स्पार्टकस को चाहिए था, बगावत की चिंगारी। और फिर अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान स्पार्टकस देखता है कि बेटियाटिस ने सुरक्षा बहुत सख्त कर दी है, इसीलिए ये सीक्रेटली एग्रोन से पूछता है कि हमारे साथ कौन कौन है, जिस पर एग्रोन कहता है कि सब मान गए हैं, बस क्रैक्सिस नहीं मान रहा। तभी स्पार्टकस देखता है कि बेटियाटिस के नए रोमन सिपाही एक ग्लेडिएटर को बुरी तरह से मार रहे हैं। और इधर लुक्रेसिया अपना बदला लेने के लिए बेटियाटिस से कहती है कि आज काफी बड़े बड़े रोमन अधिकारी हमारे घर पर आने वाले हैं, इसीलिए हमें स्पार्टकस और क्रैक्सिस के बीच में एक मौत का मुकाबला रखना चाहिए, जो दोनों में से किसी एक की मौत पर ही खत्म होगा। जिस पर बेटियाटिस मान जाता है। और फिर रात को जब मीरा स्पार्टकस के पास आती है तो ये इसे सब कुछ बता देती है कि बेटियाटिस तुम्हारे और क्रैक्सिस के बीच में मौत का मुकाबला करवाएगा, जिसमें तुम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। जिस पर स्पार्टकस कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुकाबले के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे तो तुम बस अंदर आने का दरवाजा खोल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। और फिर सुबह को जब क्रैक्सिस आता है तो स्पार्टकस इसे सारी बात बता देता है, पर क्रैक्सिस कहता है कि तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, बेटियाटिस ने सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है। जबकि इधर हम देखते हैं कि लुक्रेसिया के कहने पर असुर क्रैक्सिस की ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है। और फिर जब वारू की पत्नी नीचे सजावट के लिए आती है तो तभी स्पार्टकस इसे सारी सच्चाई बता देता है कि वारू को मैंने नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के बेटे ने मारा था। तलवार और हाथ मेरे जरूर थे, लेकिन उसे मारने वाला मजिस्ट्रेट का बेटा और बेटियाटिस था। जबकि इधर लुक्रेसिया आखिरी बार क्रैक्सिस से मिलने के लिए आती है और इससे कहती है कि बस एक बार कह दो कि तुम्हारा और नेविया का कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और मैं अपने अंदर एक चैंपियन के खून को महसूस करती हूँ। जिस पर क्रैक्सिस कहता है तो क्या तुम बेटियाटिस के बजाय मुझे इसका पिता मानोगी? मैं सिर्फ नेविया से प्यार करता हूँ, तुम्हारा तो बस हुक्म बजा रहा था। जिस पर लुक्रेसिया गुस्से में कहती है कि आज के बाद हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर लुक्रेसिया जाते हुए देखती है कि अनजान क्रैक्सिस इसकी नशीली दवाई पी लेता है। और फिर शाम होते ही बेटियाटिस अपने मेहमानों के सामने सभी ग्लेडिएटर को खड़ा कर देता है और सबको बताता है कि लेथिया के हस्बैंड ग्लेबर ने संदेश भेजा है कि मुझे रोम की राजनीति में शामिल कर दिया गया है, और इसीलिए इस खुशी के मौके पर आज मैं आपका ऐसा मनोरंजन करूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। आज हमारे दोनों चैंपियन के बीच में मुकाबला होगा, वो भी आखिरी सांस तक। ये मुकाबला किसी एक की मौत पर ही खत्म होगा। और तभी ये स्पार्टकस और क्रैक्सिस को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है। और फिर मैच शुरू होते ही दोनों चैंपियन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। क्रैक्सिस को ये मुकाबला हर हाल में जीतना है ताकि ये नेविया से मिल सके, पर स्पार्टकस जानता है कि अगर वो हारा तो उसके साथ सभी ग्लेडिएटर कभी बाद में यही हाल होगा, वो भी लड़ते हुए किसी न किसी दिन मारे ही जाएंगे। और तभी मुकाबले के बीच मीरा लुक्रेसिया से कहती है कि वाइन खत्म हो गई, मुझे नीचे जाकर लानी होगी। जबकि इधर लड़ते हुए क्रैक्सिस स्पार्टकस को मारने की कोशिश करता है और स्पार्टकस इसे समझाने की कि मेरे साथ शामिल हो जाओ, पर क्रैक्सिस नहीं मानता और इस शानदार मुकाबले को देखकर
देखकर सभी मेहमान बहुत खुश होते हैं और तभी मैजिस्ट्रेट का लड़का वारू की पत्नी के सामने कहता है कि ये मुकाबला तो वारू और स्पार्टकस के मुकाबले से भी अच्छा है। जबकि इधर मीरा वाइन लाने के बहाने से नीचे आ जाती है और यहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड इन दोनों की फाइट देखने में बिजी होता है, इसीलिए पीछे से मीरा उसे जल्दी ही मार देती है और फिर ये स्पार्टकस को भी इशारा कर देती है कि काम हो चुका है। जिसके बाद स्पार्टकस क्रैक्सिस को बड़ी आसानी से गिरा देता है और कहता है कि लुक्रेसिया ने तुम्हें नशा दिया है ताकि तुम मारे जाओ, इसीलिए तुम ठीक से नहीं लड़ पा रहे, अब तो आंखें खोल लो, ये तुम्हें मरवाना चाहते हैं। आज के मुकाबले में तुम्हारी मौत तय है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा साथ दो मेरे भाई। और अब जाके क्रैक्सिस स्पार्टकस के साथ शामिल हो जाता है और फिर तभी स्पार्टकस क्रैक्सिस को ठीक बेटियाटिस के नीचे फेंक देता है और फिर जैसे ही क्रैक्सिस स्पार्टकस को इशारा करता है तो स्पार्टकस जंप मारकर बेटियाटिस पर हमला कर देता है, लेकिन बेटियाटिस बच जाता है। स्पार्टकस जब दोबारा हमला करता है तो दूसरी बार डॉक्टर इसे रोक लेता है, लेकिन तभी क्रैक्सिस डॉक्टर का चाबुक काट देता है और फिर बाकी ग्लेडिएटर से कहता है कि मार दो इन सबको, और फिर सभी ग्लेडिएटर इन रोमन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। जबकि अंदर बेटियाटिस सभी मेहमानों को शांत करने की कोशिश करता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, घबराओ मत। तभी लुक्रेसिया लीथिया से कहती है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, बाहर जाकर अपने सिपाहियों को लेकर आओ। जबकि इधर स्पार्टकस बेटियाटिस के सिपाहियों को मारकर अंदर घुसने लगता है और नीचे सभी ग्लेडिएटर बाकी गार्ड को मार रहे होते हैं, पर इसमें कुछ ग्लेडिएटर भी गार्ड्स का हाथों मारे जाते हैं, पर आखिरकार ग्लेडिएटर ही इन गार्ड्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी डॉक्टर क्रैक्सिस से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर क्रैक्सिस कहता है कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, ये क्रांति है, हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी बेटियाटिस के लिए सिर्फ एक गुलाम हो, तुम्हारी भी उसकी निगाह में कोई वैल्यू नहीं है। और फिर तभी डॉक्टर क्रैक्सिस की जान बचाकर कहता है कि जाओ यहाँ से। जबकि अंदर स्पार्टकस अकेले ही मचा रहा होता है और ये बेटियाटिस के सिपाहियों को कुत्ते की तरह मारता है और नीचे हम देखते हैं कि ये दोनों भाई भी बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एर्गोन का भाई ड्यूरो उसके सामने ही मारा जाता है। और अंदर बेटियाटिस अपने मेहमानों को शांत कर रहा होता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, आप लोग अंदर सुरक्षित हैं। पर तभी सारे ग्लेडिएटर अंदर घुस आते हैं और इन रोमन्स को मारने लगते हैं और इसी बीच क्रैक्सिस लुक्रेसिया को देखता है, जबकि बाहर लीथिया भी गद्दारी कर देती है और ये अपने सिपाहियों से कहती है कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इस दरवाजे को अच्छे से बंद कर दो ताकि कोई भी बाहर ना आने पाए। अब सभी रोमन्स अंदर फंस चुके हैं और तभी ग्लेडिएटर आकर यहाँ पर इन सभी को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं और यहाँ चारों तरफ खून खच्चर मचा देते हैं। दूसरों की मौत का मजा लेने वाले आज अपनी ही मौत का मजा चख रहे हैं। और इधर बेटियाटिस को भी लीथिया की गद्दारी का पता चल जाता है। तभी एक ग्लेडिएटर पीछे से आकर मैजिस्ट्रेट की पत्नी को मार देता है, लेकिन उसके बाद बेटियाटिस भी उस ग्लेडिएटर को मारकर लुक्रेसिया से कहता है कि जाओ यहाँ से। और तभी भागते हुए वारू की पत्नी इस लोंडे को अपने साथ अलग ले जाती है और लुक्रेसिया देखती है कि स्पार्टकस अब इनका काल बन चुका है। जबकि इधर डॉक्टर असुर को घेर लेता है कि तेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तूने इतनी साजिश रची है कि हम सब इस हाल पर आ गए हैं। जिस पर असुर कहता है कि मुझे अफसोस है, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक ग्लेडिएटर की मौत देना। और फिर डॉक्टर जैसे ही इसे मारने वाला होता है तो तभी ये उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। और इधर क्रैक्सिस भी लुक्रेसिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि कहाँ है नीविया, जिस पर लुक्रेसिया इसके साथ ही खेल करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। पर क्रैक्सिस कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है और तभी ये अपनी तलवार लुक्रेसिया के पेट में घुसेड़ देता है और इसे धीरे धीरे मरते हुए छोड़कर यहीं पर चला जाता है। जबकि इधर वारू की पत्नी भी मैजिस्ट्रेट के लोंडे को अकेले कमरे में लाकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वारू याद है, मैं उसी की पत्नी हूँ। और फिर ये इसे भी चाकू से गोद गोद कर मार देती है। और इधर हम देखते हैं कि बेटियाटिस को भी ग्लेडिएटर घेर लेते हैं, पर बेटियाटिस कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। और तभी यहाँ पर लुक्रेसिया भी आकर इसके सामने गिर जाती है, लेकिन तभी स्पार्टकस बीच में आकर कहता है कि याद है तुमने मेरी पत्नी को भी मुझसे ऐसे ही मिलवाया था। तभी बेटियाटिस स्पार्टकस से लड़ने की कोशिश करता है, पर स्पार्टकस जल्दी ही इसे इसके घुटनों पर ले आता है। पर बेटियाटिस कहता है कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। पर स्पार्टकस कहता है कि तुमने ही मेरा सब कुछ छीना है। और तभी स्पार्टकस इसका गला काट देता है और बेटियाटिस भी लुक्रेसिया के पास गिरकर उसके साथ ही खत्म हो जाता है। और फिर स्पार्टकस अपने सभी ग्लेडिएटर से कहता है कि आज के बाद हमारा कोई भी ग्लेडिएटर भाई इन लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं मरेगा। आज से तुम सब आजाद हो और आज मैं सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद पूरा रोम मेरे नाम से भी कांपेगा।